हेलो फ्रेंड, आप देख रहे हो हमारा चैनल ग्रो बुक्स। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज हम फिर से आपके लिए नई बुक लाए हैं, जिस बुक का नाम है हाउ टू स्टे सेन। इसका मतलब अपने तनाव को काबू करने का आसान तरीका। इनका लेखक का नाम है फिलिपा पेरी। तो चलिए बुक को आपको दो लफ्ज़ों में बताते हैं। हाउ टू स्टे सेन में हम देखेंगे कि किस तरह से हमारा दिमाग हमें इस भ्रम में रखता है कि हम सोच समझकर फैसला करते हैं। यह किताब हमें बताती है कि किस तरह हम अपने दिमाग को अपने काबू में रखना सीखकर अपने तनाव को कम कर सकते हैं। साथ ही यह हमें अपनी भावनाओं को काबू करने के तरीके भी बताती है। यह बुक किसके लिए है? वे जो अपने तनाव को कम करना चाहते हैं, वे जो अपनी भावनाओं को काबू करना चाहते हैं, वे जो दिमागी कसरत के बारे में जानना चाहते हैं। अध्याय नंबर 1। यह किताब आपको क्यों पढ़नी चाहिए? अक्सर हम कुछ इस तरह से बर्ताव करते हैं जिससे हमें लगता है कि हम हर काम सोच समझकर कर रहे हैं। हम यह सोचते हैं कि हम जब चाहें जो चाहें वो काम कर सकते हैं, लेकिन यह बात एक तरफा है। हमारा दिमाग एक बहुत अनोखी चीज़ है, जिसे अगर गुलाम बनाकर रखा जाए तो वो दुनिया को हमारे कदमों में झुका सकती है, लेकिन अगर यह हमारा मालिक बन जाए तो यह हमें अपने ही आगे झुका देती है। ज़्यादातर लोग अपने दिमाग के गुलाम होते हैं। यह किताब हमें बताती है कि ऐसा क्यों है और किस तरह से हम इसे अपना गुलाम बना सकते हैं। यह किताब हमें बताती है कि कैसे हम खुद को समझकर लोगों के साथ अच्छे रिश्ते बना सकते हैं और किस तरह से खुद को कामयाबी की तरफ ढकेल सकते हैं। इस बुक को पढ़कर आप सीखेंगे तनाव किस तरह से अच्छा साबित हो सकता है, किस तरह से आप अच्छे रिश्ते बना सकते हैं, कहानियाँ का हमारे दिमाग पर क्या असर होता है। अध्याय नंबर 2। हमें लगता है कि हम सोच समझकर काम करते हैं, पर ऐसा होता नहीं है। शायद आपको भी लगता होगा कि इंसान के अंदर सोच समझकर काम करने की काबिलियत होती है। वैसे तो यह बात सच है, लेकिन हम इस काबिलियत का इस्तेमाल करें यह ज़रूरी नहीं है। हम अपनी ज़िंदगी के ज़्यादातर फैसले अपनी भावनाओं के आधार पर लेते हैं, ना कि सोचने समझने के आधार पर। जब हम 2 साल के होते हैं तो हमारे दिमाग को दायां हिस्सा बहुत तेज़ी से विकास कर रहा होता है। यह हिस्सा हमारी भावनाओं के लिए जिम्मेदार है। जब हम 3 साल के होते हैं तब हमारे दाएं हिस्से के साथ साथ हमारे बाएं हिस्से का विकास भी होने लगता है, जो कि सोचने समझने के लिए जिम्मेदार है। लेकिन जब यह बाएं हिस्से का विकास होना शुरू होता है, हमारा दाएं हिस्सा हमारे ऊपर काबू कर चुका होता है। इसका मतलब यह है कि हम अपनी ज़्यादातर ज़िंदगी में अपनी भावनाओं के काबू में रहते हैं। बचपन में ही हमारे स्वभाव का विकास होना शुरू हो जाता है। बचपन में ही हमारे स्वभाव का विकास होना शुरू हो जाता है। हम विनम्र होंगे या गुस्सैल स्वभाव के, यह उसी वक्त तय हो जाता है। जिस व्यक्ति से हमारा सबसे ज़्यादा लगाव होता है, हम उसी के स्वभाव को अपना लेते हैं। जब भी हम अपनी भावनाओं के हिसाब से कोई फैसला लेते हैं, हमारा बायां दिमाग उस फैसले के सही दिखाने के लिए एक वजह को खोज लेता है। अगर आपको आलस आ रहा है और आपका काम करने का मन नहीं कर रहा है, तो आप काम ना करने के 1000 बहाने खोज लेंगे। इसलिए हमें लगता है कि हम सोच समझकर फैसला कर रहे हैं, क्योंकि हमारे हर फैसले के पीछे एक सही वजह दिखती है। वो फैसला हमारा दिमाग हमारी भावनाओं के हिसाब से पैदा करता है। अध्याय नंबर 3। खुद पर ध्यान लगाकर आप अपने दिमाग को अपने काबू में कर सकते हैं। अब शायद आप सोच रहे होंगे कि किस तरह से आप अपने दिमाग को अपने काबू में रख सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको खुद को, अपनी भावनाओं को और अपने स्वभाव को समझना होगा। हालांकि आप अपनी भावनाओं को काबू नहीं कर सकते, लेकिन आप सोच समझकर काम करना सीख सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप खुद पर ध्यान देना शुरू कीजिए। आप अपने साथ एक डायरी रखिए और उसमें अपने दिन भर की भावनाओं को लिखिए। आप उसमें अपनी हर उस भावनाओं को लिखिए
जो एक दिन में आपके अंदर आती है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपके बगल में कोई ज़ोर ज़ोर से बात कर रहा है और आपको शोर की वजह से गुस्सा आ रहा है, तो गुस्सा करने के बजाय इस घटना को लिख लीजिए। इसके बाद आप उसे पढ़िए और देखिए कि किस माहौल में आपके अंदर किस तरह की भावनाएं पैदा होती है, और फिर उससे निकलने के लिए एक समाधान खोज लीजिए। इसके बाद आप अपनी भावनाओं को काबू करने के लिए ध्यान का सहारा ले सकते हैं। ध्यान लगाने से आप अपने दिमाग को काबू करना सीखते हैं। आप बस कहीं बैठे जाइए और अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। हो सकता है कि आपका ध्यान कुछ वक्त के बाद उस पर से हट जाए, लेकिन आप फिर से उसे खींचकर वापस सांसों पर ले आइए। इस तरह से आप अपनी भावनाओं को समझकर उन्हें काबू कर सकते हैं। अध्याय नंबर 4। अच्छे रिश्ते बनाने के लिए आपको पहले खुद को समझना होगा। हम में से हर किसी को दूसरों में कमियां निकालना पसंद है। कभी कभी हम किसी व्यक्ति से कभी मिले भी नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी हम यह बताने लगते हैं कि उसका स्वभाव कैसा है। इस तरह से हम पहले ही उसके बारे में बुरा सोचने लगते हैं और बाद में उससे अच्छे रिश्ते नहीं बना पाते। लेकिन इसके लिए सबसे पहले आपको खुद को समझना होगा। हम लोगों को अपने नज़रिए के हिसाब से देखते हैं। अगर हमने कभी किसी से प्यार किया हो और उसके बदले हमें धोखा मिला हो, तो हम फिर कभी किसी दूसरे व्यक्ति से रिश्ते नहीं बनाते, क्योंकि हमें लगने लगता है कि व्यक्ति भी हमें छोड़कर चला जाएगा। इसलिए अगर आप यह जान जाएं कि हर व्यक्ति एक जैसा नहीं होता, तो आप यह समझ पाएंगे कि यह आपका नज़रिया और आपका अनुभव है जो आपको रिश्ते बनाने से रोक रहा है। इसका सबसे अच्छा तरीका है एक डायरी रखना। अगर आप अपने हर दिन के अनुभव को लिखते रहेंगे और यह देखते रहेंगे कि किस तरह से आपके रिश्ते की शुरुआत होती है और किस तरह से उसका अंत होता है, तो आप यह समझ पाएंगे कि कहाँ पर जाकर बात फंस रही है। अध्याय नंबर 5। कुछ नया सीखते रहने से हमारा दिमाग सेहतमंद रहता है। आप अब तक हर जगह यह पढ़ते आए होंगे कि किस तरह से तनाव आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है, लेकिन आपने यह भी सुना होगा कि हर चीज़ का एक अच्छा और एक ख़राब पहलू होता है। तो क्या तनाव का भी कोई अच्छा पहलू हो सकता है? जवाब है हाँ। हमारे दिमाग को अगर बहुत आराम दे दिया जाए तो वो काम करना बंद कर देगा। सोचिए, अगर आप अगले 5 साल तक सिर्फ आराम करें और खाना खाएं, तो क्या उसके बाद आपका शरीर काम करने के लायक रहेगी? लेकिन अगर आप हर रोज़ 1 घंटा कसरत करके अपने शरीर को तनाव में डालें, तो 5 साल के बाद आपकी सेहत बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक इसी तरह से अगर आप हर वक्त कुछ नया सीखते रहेंगे और उसके लिए अपने आप को तनाव में डालेंगे, तो समय के साथ आप बेहतर बन जाएंगे। जब आप अपने आराम के घोंसले को छोड़कर बाहर निकलते हैं, तो आप अपनी सीमाओं को बढ़ाते हैं। इससे न सिर्फ आपके दिमाग की सेहत अच्छी रहती है, बल्कि आप समय के साथ ज़्यादा काबिल बन जाते हैं। इसकी शुरुआत होती है एक छोटा कदम उठाने से। मान लीजिए कि आपको एक स्पीकर बनना है। आप यह मत सोचिए कि आप सीधा 2000 लोगों को एक ऑडिटोरियम में बुलाकर उन्हें स्पीच देंगे। आप छोटी शुरुआत कीजिए। सबसे पहले अपने दोस्तों को बैठाकर उन्हें स्पीच दीजिए। इसके बाद आप अगर चाहे तो अपना वीडियो रिकॉर्ड करके इंटरनेट पर अपलोड कीजिए। इस तरह से आपके अंदर सुधार होगा और उससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। एक दिन आप देखेंगे कि आप वाकई स्टेज पर खड़े होकर 2000 लोगों को एक ऑडिटोरियम में बुलाकर उन्हें स्पीच दे रहे हैं। जब आपको लगने लगे कि आप एक अच्छे स्पीकर बन गए हैं, तो उसे जारी रखिए और फिर से कुछ नया सीखने की कोशिश कीजिए। अध्याय नंबर 6। कहानियाँ का हमारे दिमाग पर अच्छा और बुरा दोनों असर पड़ सकता है। बचपन में हम सभी को कहानियाँ सुनना बहुत पसंद है। यहाँ तक कि आज भी लोगों को फिल्में और कहानियाँ पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। कहानियों का हमारे दिमाग पर बहुत अच्छा या बहुत ख़राब असर पड़ सकता है। जब भी हम कोई ऐसी कहानी सुनते हैं जो हमारे अनुभव और हमारी ज़िंदगी से मिलती है, तो हम उस कहानी को पसंद करने लगते हैं। हम उसका मतलब निकाल कर उसे अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। इसलिए बच्चों को जब हम परियों या
राजा रानी की कहानियाँ सुनाते हैं तो वे उसका यह मतलब निकालने लगते हैं कि हालात चाहे कितने भी खराब हो, अंत में जाकर सब कुछ ठीक हो जाता है। पहले के वक्त के लीडर अपने सैनिकों में जोश भरने के लिए कहानियों का इस्तेमाल करते थे। वे कहानियों की मदद से किसी को भी कोई बात समझाकर उसे राज़ी कर सकते थे। इसका मतलब साफ है कि इनका हम पर बुरा असर भी हो सकता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है फिल्में। फिल्मों में अक्सर यह दिखाया जाता है कि एक विलन एक अमीर घर का आदमी है और वह गरीबों को लूटकर अपनी जेब भरता है। इसके अलावा हीरो अक्सर एक गरीब आदमी होता है जो गरीबों के लिए लड़ता है। इससे हमारे दिमाग में यह बात बैठ जाती है कि अमीर लोग बुरे होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। दुनिया के ज़्यादातर अमीर लोग इस दुनिया को एक अच्छी जगह बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। वॉरेन बफे 80 साल के हो गए हैं, लेकिन आज भी वे काम करके अपनी 90% इनकम चैरिटी को दे देते हैं। अध्याय नंबर 7, एक अच्छा स्वभाव अपनाकर अपनी ज़िंदगी को पहले से बेहतर बनाइए। जैसे कि हमने देखा कि किस तरह से कहानियों का हमारे दिमाग पर अच्छा या बुरा असर हो सकता है। अगर आप कभी किसी सेमिनार में जाए और वहाँ पर जब भी प्रेरणा देने की बात आए तो स्पीकर अक्सर एक कहानी सुनाकर लोगों को प्रेरित करता है। इन कहानियों का इस्तेमाल करके आप अपने स्वभाव को पहले से बेहतर बना सकते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं एक सेल्समैन का। सेल्समैन का काम बहुत मुश्किल होता है। उसे हर बार लोगों की ना सुननी होती है, जो कि अपने आप में बहुत चोट पहुंचाने वाली बात होती है। सबसे ज़्यादा तकलीफ़ तब होती है जब वो सारा दिन घूमे और फिर भी वो एक भी सेल ना कर पाए। ऐसे में उनसे काम करवाते रहने के लिए सेमिनार में उनसे अक्सर यह कहा जाता है कि अगर वे 10 लोगों को अपना सामान दिखाएंगे तो सिर्फ एक व्यक्ति उसके सामान को खरीदेंगे। इस तरह से सारे सेल्समैन 9 बार तक आसानी से ना सुन लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि 10वीं बार में उनका सामान पक्का बिक जाएगी। अब क्योंकि उन्हें अपने अंदर के स्वभाव को बदल लिया है, वे आराम से काम करते रहते हैं और लोगों के ना सुनने पर उन्हें ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होती। इस तरह से आप भी अपनी ज़िंदगी में अच्छे स्वभाव को लाकर उसे पहले से बेहतर बना सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप किसी काम में बार बार नाकाम हो रहे हैं तो आप यह सोचिए कि थॉमस एल्वा एडिसन बल्ब बनाने से पहले 10,000 बार नाकाम हुए थे। ठीक उसी तरह अगर लोग आपका काबिल नहीं समझते तो आप यह सोचिए कि अल्बर्ट आइंस्टाइन को भी उनको स्कूल के टीचर मंदबुद्धि कहा करते थे। इस तरह से आप अच्छे स्वभाव को अपनी ज़िंदगी में उतार सकते हैं। कुल मिलाकर हमारा दिमाग अक्सर हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम सोच समझकर काम करते हैं, लेकिन असल में हम अपनी भावनाओं के हिसाब से काम करते हैं। अगर आपको खुद को काबू करना है तो सबसे पहले आपको खुद को समझना होगा और फिर अपने पैटर्न में कुछ ज़रूरी बदलाव करने होंगे। इसके लिए आप ध्यान का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर एक डायरी लिखने की आदत डाल सकते हैं। इस एक्सरसाइज की मदद से आप अपनी सोच को समझ सकते हैं। एक पेन और नोटबुक लेकर आप कहीं अकेले बैठ जाइए और आधे घंटे तक अपने विचारों पर ध्यान दीजिए। इस बीच आपके दिमाग में जो भी विचार आए उन्हें लिख लीजिए। इस तरह से आपको यह पता लगेगा कि आपके अंदर के ज़्यादातर विचार पॉजिटिव हैं या नेगेटिव। अगर वे नेगेटिव हैं तो आप उन्हें बदलने की कोशिश कीजिए, और अगर वे पॉजिटिव हैं तो उन्हें पहले से बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए।